वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बीजेडी ने अपना रुख बदला है। राज्यसभा में बीजेडी सांसदों के लिए अब कोई विप नहीं है। पार्टी ने अपने सांसदों को स्वतंत्र होकर वक्फ बिल पर वोट देने की स्वतंत्रता दी। पहले बीजेडी ने कहा था कि वो बिल का विरोध करेगी, लेकिन अब पार्टी सांसद अपने हिसाब से फैसला लेने को स्वतंत्र हैं। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने कहा कि देश में गरीबी से लेकर और भी कई समस्याएं हैं जिनके खिलाफ जंग जरूरी है। ये विधेयक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाएगा। उन्होंने बिल को संविधान विरोधी बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। राज्यसभा में इस वक्त 234 सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर की 4 सीटें खाली हैं। इसमें बहुमत के लिए 118 सांसद चाहिए। बीजेपी के पास उसके अपने 96 सांसद हैं और एनडीए के सहयोगियों के साथ कुल संख्या 113 तक पहुंचती है। इसमें जेडीयू के 4, टीडीपी के 2 और अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य हैं जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं। इससे एनडीए की ताकत 119 हो जाती है, जो बहुमत से 2 ज्यादा है। अगर कुछ सांसद गैर हाजिर रहते हैं या विरोध में वोट करते हैं तो इससे सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर विपक्ष में कांग्रेस के पास 27 सांसद हैं। अन्य विपक्षी दलों के पास 58 सदस्य हैं। इस तरह राज्यसभा में कुल विपक्षी सांसदों की संख्या 85 तक पहुंचती है। यानी सारा दारोमदार बीजेडी और वाईएसआर के रुख पर टिका है। कल लोकसभा में मध्य रात के बाद तक चर्चा चली और बिल पास हुआ। मैंने माननीय रिजिजू साहब को पूरा भाषण सुना और नेताओं के भाषण भी सुने और आज भी सुन रहे हैं। दोनों तरफ से कुछ बहुत अच्छे वक्ताओं ने भाषण दिए। कभी कभी लगता है कि उधर से कोई अच्छा व्यक्ति बोल रहा है तो लगता है यही सही है, और कई बार ऐसा लगता है कि इधर से जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा सही है। तो ये संसद में जब कन्फ्यूजन जैसी स्थिति हो जाती है तो हमें लगता है कि संसद के माध्यम से देश की आम जनता में भी कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, जबकि स्थिति बिल्कुल साफ है। संसद में जब प्रवेश पहली बार में आया, उस तरफ जो अब सदन हो गया है, संविधान सदन, सेंट्रल हॉल में घुसते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है अयम निजा परोचेति परोयेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूं सरकार से, खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं देश का, लोगों का और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका भी। इसलिए उदार बने रहिए। नड्डा जी ने अच्छी बात कही, लेकिन कहा कि राजनीति हुई और अंत में खुद राजनीति में प्रवेश कर गए। तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। बहुत बड़ी आबादी है माइनॉरिटी की और ख़ास तौर से मुसलमानों की हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से दुनिया में इतना बड़ी संख्या मुसलमानों की कहीं नहीं जितनी हिंदुस्तान में, मुस्लिम देशों में भी कहीं। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ अगर ये लगे लोगों को कि अन्याय हो रहा है और जनता में चर्चा ये हो जाए, फिर आप कितना ही कहिएगा कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं, अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। व्यक्ति खुद जब कुछ काम अपने को असेस करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन जनता उसको जज करती है कि उन्होंने अतीत में कैसा किया है, मैंने कैसा पीछे किया है। जजमेंट तो उससे होता है। मैं कहूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, करूंगा, उससे थोड़ी कोई जजमेंट करेगा। तो आपने अतीत में जो किया है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। भले ही आप इन प्रकार चुनाव जीत जाएं,
लेकिन पब्लिक उससे संतुष्ट नहीं है। पब्लिक को विश्वास नहीं है, क्योंकि जो बातें आपने कहीं, जो इस सरकार ने वादे किए लोगों के साथ, उन वादों को न पूरा किया न उन पर अमल करने की कोशिश की। तो इसमें जो कह रहे हैं, हमारे जो पहले वक्ता बोल रहे थे, ऐसा लगता था कि जाने कितना प्रेम गरीब मुसलमानों के प्रति इनके मन में उभर आया। आंसू निकल आए सर, आंखों से आंसू आ गए। वो इन्हें हम आज से जानते लेकिन ये, अरे आप हमारे मित्र हैं, आप नेताजी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे, जो मुख्यमंत्री रहा उसके साथ संबंध में आया, अखिलेश से बहुत अच्छे संबंध रहे और मुझसे तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे। तो इस तरह से बोल रहे थे, आजाद शत्रु है सर। बहुत अच्छे आदमी तो हैं, अच्छे आदमी हैं, किसी एक आदमी से लड़ने की वजह से यहाँ आ गए, लेकिन अच्छी बात है इसकी आलोचना करने से बड़े पद पर पहुंचे। तो मैं ये कह रहा था कि जो भाषण हो रहे हैं उधर से, उसमें बार बार जमीन और फंड, पैसे की बात आती है। मुझे ऐसा लगता है 14 से 24 तक आपको याद ही नहीं रहा, 10 साल आपको याद ही नहीं रहा कितनी बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, इतना पैसा वक्फ बोर्ड के पास है। जब सारी संपत्ति देश की बेच ली तब फिर देखा गया कि कहाँ बची हुई है, तो आप वक्त पे आ गए।